नमस्कार मेरे दोस्तों, जय श्री श्याम। उम्मीद है आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे, ऐसी आशा मैं मेरे ईश्वर से आपके लिए रखता हूं। मेरे दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज जिस विषय के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है रीट मेंस एसएसटी का पेपर। जी हाँ, आज हम लोग एसएसटी के पेपर की कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने तमाम पहले वीडियो में कहा है कि कट ऑफ का निर्धारण तो विभाग के द्वारा ही अंतिम रूप से बताया जाएगा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि कौन सी वो संख्या हो सकती है, कौन से वो प्रश्नों की संख्या हो सकती है जहां पर एक विद्यार्थी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। तो उसी की चर्चा हम लोग क्रमबद्ध तरीके से यहां पर करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, किसी भी पेपर की कट ऑफ को बताने से पहले एक बार हमें उस पेपर के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए पहले कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने लगभग पूरा बोर्ड जो है कुछ आंकड़ों से भर रखा है। इनको समझने से पहले कुछ बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए, तो पहले हम लोग उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। सबसे पहली बात, तो जिस पेपर की कट ऑफ का आंकलन हम लोग करने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए कि उस पेपर का स्तर कैसा रहा। एसएसटी का पेपर, जैसा आप लोग जान चुके हो, चारों तरफ से पता भी चल गया होगा इस बात का, और आप लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस कर लिया होगा कि आपके पेपर का स्तर तो औसत से कुछ ऊंचा ही रहा है। एसएसटी का पेपर रीट मेंस के अंदर जितने भी पेपर लगे हैं उनमें से सबसे स्तर का, जिसे मैं हार्ड की श्रेणी में रख रहा हूं, रीट मेंस के अंदर एसएसटी का पेपर ही रहा है। हार्ड पेपर होने की वजह से कई विद्यार्थियों के सपने चकनाचूर भी हो गए होंगे, कई मायूस भी हो गए होंगे, कईयों ने साहब बहुत लंबे समय से अपने घर वालों से दूर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रहे हैं, एकाग्रचित होके अपना ध्यान एक तपस्वी की जैसे उन्होंने अपने अध्ययन के रूप में पिछला साल या 2 साल बिताया है, लेकिन आज वो मायूस हैं। क्यों मायूस हैं? क्योंकि जो उम्मीदें उनको थी इस पेपर के अंदर, वो शायद उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा अपने मस्तिष्क में मत रखिए। किसी भी प्रकार से हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं मान सकता हूँ एक बात को कि आपके मन में एक डर जरूर बना हुआ है कि एसएसटी की कट ऑफ कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं चली जाएगी। बिल्कुल, ये डर होना वाजिब भी है, क्योंकि एसएसटी वह विषय है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आवेदन लगे थे। तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख के आवेदन इसके अंदर थे, और यही एक कारण है कि प्रत्येक विद्यार्थी इससे डरा हुआ है कि एसएसटी की कट ऑफ कहीं ज़्यादा न चली जाए। तो मैं यहाँ एक बात से आपको अवगत कराना चाहूँगा, ऐसा कतई नहीं होता है कि अगर किसी भर्ती परीक्षा के अंदर, किसी अमुक विषय के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में आवेदन आ जाएं तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। नहीं मेरे दोस्तों, इसका ताज़ा उदाहरण तो मैं आपको बता सकता हूं कि आरपीएससी 2018 के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर लगा था, उसके अंदर तकरीबन 96,000 के आसपास आवेदन लगे थे और 1100 के आसपास पोस्टें थी। लेकिन जब उसकी कट ऑफ आई तो जनरल भी लगभग 40% के पास ही पहुंच पाई थी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कट ऑफ का निर्धारण हमेशा हमेशा पेपर के स्तर से ही किया जा सकता है, और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि एसएसटी का पेपर सरल आया हो। नहीं मेरे दोस्तों, ये पेपर बहुत औसत के स्तर से काफ़ी ऊपर रहा है। और मैं क्या कहूँगा, इस बात को आपने अच्छे से जाना भी है, महसूस भी किया है। उस विद्यार्थी को बहुत अच्छे से पता है इस बारे में जिसने बहुत लंबे समय से एक तपस्वी की जैसे अपनी परीक्षा की तैयारी करी थी, दिन रात एक किया था। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर उसने प्रश्न पत्र को पाया तो एक बार तो उसे अपना धैर्य काबू करने में भी बहुत तकलीफ हुई है। मेरे दोस्तों, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, जब हम दिन रात मेहनत करते हैं और एक अपेक्षा रखते हैं कि हमारी प्रश्नों की संख्या इतनी तो होनी ही चाहिए, लेकिन जब वो नहीं हो पाती है तो स्वाभाविक सी बात है, हर एक विद्यार्थी के मन में एक तनाव आ जाता है, एक दबाव महसूस करने लगता है। क्योंकि साहब, आज का बेरोजगारी का युग, आज की महंगाई की मार हर एक परिवार के ऊपर भारी पड़ रही है।
हर एक परिवार के सदस्य ये आस लगाते हैं कि मेरा बेटा या बेटी इस भर्ती परीक्षा के अंदर अंतिम रूप से चयनित हो जाएगा तो कुछ समस्याएं आर्थिक रूप से जो मेरे ऊपर पड़ी हुई हैं उनका भार तो शायद कम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ विचार आपके मन मस्तिष्क में भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर का स्तर इतना ज़्यादा अच्छा रहा है कि आपकी कट ऑफ ऊपर जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कट ऑफ के बारे में यदि बात करें तो एक बात ने और आपको डरा रखा है कि जो अदर सब्जेक्ट के विद्यार्थी थे उन्होंने भी, आप जानते हैं कि इस पेपर को दिया है। जैसे हिंदी के विद्यार्थियों ने भी दिया है, संस्कृत के विद्यार्थियों ने भी दिया है, इंग्लिश के विद्यार्थियों ने भी दिया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, उन विद्यार्थियों से या उनकी बातों से आपको किसी भी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसएसटी की तैयारी तो साहब आपने करी है। जिस बच्चे ने इस विषय को जिया है, मेहनत करी है, रात दिन एक किया है, वो कैसे इस बात से यकीन रख सकता है कि एक हिंदी का विद्यार्थी भी वही प्रदर्शन कर पा रहा होगा जो प्रदर्शन आपका रहा है। जब आप ही उसके अंदर अपने आप को एक निश्चित संख्या के ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो बाकी विषयों के विद्यार्थी कैसे आपकी कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं? मेरे तो समझ से बाहर है। मैं तो केवल एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, आपने एग्ज़ाम दिया है, आप वो विद्यार्थी हैं जो एक बहुत बड़े सिलेबस को कवर करने वाले विषय की परीक्षा में शामिल हुए हैं। एसएसटी का विषय सबसे ब्रॉड विषय है, सबसे लंबा सिलेबस यदि है तो एसएसटी का ही है। और आपने देखा भी होगा, मैं कुछ बातें अब यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ, उम्मीद है आप उन बातों से ज़रूर सहमति प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि बातें ही कुछ अच्छी इस प्रकार की हैं, बातें ही कुछ इस प्रकार की हैं कि आपको उसमें आपकी आत्मा के द्वारा हामी भरनी ही पड़ेगी। मेरे दोस्तों, अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है और आप उससे तनिक भी सहमति प्रकट करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और शेयर करने के बाद में मेरी विनती है, जिन जिन विद्यार्थियों के पास ये माफ़ी चाहता हूँ, जिन जिन विद्यार्थियों के पास ये वीडियो जा रहा है और यदि वो एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने नंबरों के साथ अपने विचार यदि प्रकट कर देंगे तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझने में आसानी हो जाएगी कि हाँ, वास्तविक स्थिति हमारे अंकों की यही कुछ रहने वाली है। आपने देखा होगा कि जब आपने प्रतियोगी परीक्षा के अंदर हिस्सा लिया था तो प्रत्येक विद्यार्थी ने अपनी अपनी अंकों की एक संख्या बताई थी। किसी ने कहा था मेरे 110 सही हो गए, किसी ने कहा 115 सही हो गए। ऐसे में उस विद्यार्थी के मन में तो बहुत तनाव आ गया होगा जो 90 और 95% करके ही अपने आप को डरते हुए माहौल के अंदर दबी हुई आत्मा से कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि शायद मेरा सिलेक्शन इसके अंदर होगा। लेकिन जब चारों तरफ उसने ये बातें सुनी 110 और 115 की तो अपनी भावना ही व्यक्त नहीं कर पाया। लेकिन आज वो स्थिति क्लियर होती हुई नज़र आ रही है और उस विद्यार्थी के जिसके 90-95 अंक बन रहे थे और यदि आंसर की आने के बाद में उसके यही अंक बन रहे हैं तो उसे उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि 101% मैं कह सकता हूं उस विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। क्यों नहीं है तो उसी की चर्चा हम लोग यहां करने वाले हैं। आइए देखिए, हम उसकी शुरुआत करते हैं। मैंने आपके एसएसटी के पेपर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक पार्ट ए जिसे मैंने जीके के रूप में बताया है। जीके वो पार्ट था जिसमें आपके 65 क्वेश्चन आए थे। दूसरा पार्ट बी है जिसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए थे और 70 सवाल इसके अंदर आपसे पूछे गए थे। 70 सवालों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। भूगोल के अंदर, हिंदी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर। आपने बखूबी इस बात का अंदाज लगा लिया होगा कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पार्ट जो था वो आपका औसत दर्जे से कहीं ऊपर का था। माना हिस्ट्री के अंदर कुछ विद्यार्थियों ने अच्छे क्वेश्चन किए होंगे, पॉलिटिकल साइंस में भी उन्हें ज़्यादा जोर नहीं आया होगा, लेकिन भूगोल ने और अर्थशास्त्र ने आपके दिमाग को हिला के रख दिया होगा। मैं समझता हूँ यहाँ आप मेरी बात से ज़रूर सहमति प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में अगला पार्ट सी आया था। सी पार्ट के अंदर साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे। टीचिंग मेथड और कंप्यूटर भी आपका औसत दर्जे के ऊपर का ही पेपर था। मैं नहीं समझता
ज़्यादा विद्यार्थी इसके अंदर कुछ अच्छा स्कोर प्राप्त कर पा रहे होंगे, क्योंकि सामाजिक ज्ञान के विद्यार्थियों का हाथ थोड़ा तंग ही होता है कंप्यूटर के अंदर, और टीचिंग मेथड ने तो आपको एहसास भी करा दिया होगा कि किस प्रकार की पूछी गई थी। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये जो पेपर है इसे ABC के अंदर जब मैंने बांटा तो यहाँ पर मैं ये मानता हूं जिस विद्यार्थी ने 65 में से यदि 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं और वो भी बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के, नेगेटिव काटने के बाद में यदि किसी विद्यार्थी के 45 प्रश्न शेष बचते हैं तो मैं ये मानता हूं वो विद्यार्थी बहुत ही उच्च श्रेणी का रहा होगा। उसकी मेहनत ने उसका साथ दिया है और 45 अंक प्राप्त करके वो अपने आप को निश्चित रूप से सुरक्षित महसूस कर सकता है। इसी प्रकार से यदि पार्ट बी सब्जेक्ट के अंदर 70 में से अगर किसी विद्यार्थी के 48 प्रश्न काट पीट के शेष बचते हैं तो वो विद्यार्थी अपने आप को ये माने कि कोई भी दुनिया की ताकत उसे इस भर्ती परीक्षा के अंदर बाहर नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से पार्ट सी के अंदर यदि 10 क्वेश्चन 15 में से किसी विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिए हैं तो वो एक निश्चित संख्या को पार कर जाता है जो उसकी सिलेक्शन के अंदर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालने वाली है। इस प्रकार से यदि मैं कहूँ ABC, इनमें गुड श्रेणी के विद्यार्थियों के जो अंक हैं 45, 48 और 10 अंक, इन तीनों पार्टों को यदि मैं जोड़ता हूँ तो एक बहुत अच्छी संख्या प्राप्त हो जाती है और वो विद्यार्थी निश्चित रूप से चयन के दायरे में अपने आप को मान सकता है। लेकिन क्या यही अंक वाले विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे? जी नहीं, सेलेक्ट के लिए मैंने एक अलग से बिंदु दे रखा है। आपकी नज़र शायद उसके ऊपर जा रही होगी। आइए उसी के बारे में मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ और वही हमारा केंद्र बिंदु है जो हमारी कट ऑफ का निर्धारण करने वाला है। मेरे दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैंने पार्ट ए के अंदर 45 जो हैं वो अच्छी श्रेणी के विद्यार्थी के लिए रखे हैं और एवरेज श्रेणी के विद्यार्थी के लिए मैंने 35 प्रश्नों की संख्या दे रखी है। लेकिन सेलेक्ट करने के लिए मैं ये मानता हूँ यदि 65 में से जिस विद्यार्थी के 40 प्रश्न सही हो रहे हैं काट पीट के, तो वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित मान सकता है। इसी प्रकार से पार्ट बी के अंदर यदि 70 में से किसी विद्यार्थी के 45 अंक आ रहे हैं तो उसे भी किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी है। ये वो संख्या है जो आपको निश्चित रूप से आपको नियुक्ति प्राप्त करने में आपकी मदद कर पाएगी। अंतिम रूप से जो पार्ट सी है उसके अंदर मैंने लिखा है कि गुड की श्रेणी के 10 हैं और एवरेज की श्रेणी के 7 हैं। अगर किसी विद्यार्थी के 7.5 अंक बन रहे हैं प्रश्नों की संख्या के रूप में, तो इस प्रकार से यदि 40, 45 और 7.5 अंकों को मैं जोड़ता हूं तो ये योग आपका 92.5 बनता है। और आप देख सकते हैं 92.5 को मैंने जनरल की कट ऑफ के रूप में प्रदर्शित किया है। 92.5, इसके अलावा मैंने दूसरी संख्या को प्रदर्शित ही नहीं किया है। तो यहाँ यकीन दिलाना चाहूँगा आप विद्यार्थियों को, जिस भाई बहन के 92.5 अंक बन रहे हैं 101% उसका सिलेक्शन होने वाला है। वो अपने दस्तावेजों को तैयार रख ले, किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर उसके दस्तावेजों में है तो उसे सुधारे और निश्चित हो जाए उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता उसे। इसी प्रकार से यदि मैं ओबीसी की बात करूं तो 90 से 92% जिसके सही हो रहे हैं ओबीसी में निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन है। जनरल और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 संख्याएं लिखी हैं। EWS और MBS के अंदर, MBC के अंदर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, EWS और MBC के अंदर मैंने एक संख्या प्रदर्शित की है 88 अंक। 88% यदि जिस विद्यार्थी के काट पीट के सही हो रहे हैं, बिल्कुल निराश या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसका सिलेक्शन हो रहा है। आप बोलेंगे EWS और MBC का मैंने एक ही अंक क्यों दिया है? तो आप जस्ट इसके ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट लिखी है आपकी। जनरल की 1365 पोस्टें हैं, ओबीसी की 726 पोस्टें हैं, EWS की 342 है, MBC की 163 है। इसलिए आप समझ सकते हैं 163 संख्या कम है। EWS और MBC को इसी आधार के ऊपर मैंने समान अंक दिया है। SC के 552 पोस्ट हैं और ST की 410 पोस्टें हैं। इस आधार पर SC की कट ऑफ जो है वो मैंने 82 बताई है। 82 भी
बताने का कारण क्या रहा है, तो आइए एक बार वापस इस पार्ट को जो मैंने विभाजित कर रखा है इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पार्ट ए जीके के अंदर 65 में से 35 प्रश्न यदि किसी विद्यार्थी के सही हो रहे हैं तो मैंने उसे एवरेज की कैटेगरी में रखा है, और सब्जेक्ट के अंदर 40% जिस विद्यार्थी ने कर लिए हैं उसे भी मैंने एवरेज की स्थिति में रखा है, और तीसरे पार्ट सी के अंदर 7 क्वेश्चन जिस विद्यार्थी को प्राप्त हो रहे हैं उसे मैंने एवरेज की कैटेगरी में रखा है। यदि इस प्रकार से 35, 40 और 7 का योग करते हैं तो ये 82 अंक होते हैं, और एससी की चूंकि संख्या 552 है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई बहनों से जो एससी कैटेगरी से आते हैं, यदि आपके 82% सही हो रहे हैं तो किसी प्रकार से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा और अंतिम चयन के अंदर आप शामिल होगी। एसटी के मेरे भाई बहनों से कहना चाहूँगा आपकी 410 सीटें हैं, और एसटी के विद्यार्थी यदि 80 अंक प्राप्त कर पा रहे हैं तो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, और सिलेक्शन की दौड़ के अंदर आपके घर के अंदर मिठाइयाँ बंटने वाली हैं। चिंता मत करिए आप इस बात का। हो सकता है कुछ विद्यार्थी मेरी इस कट ऑफ से सहमति प्रकट ना करें, तो क्या वो मुझे कोई कारण बता सकते हैं कि क्यों ये कट ऑफ नहीं रह सकती? आपने अपने पेपर का स्तर देख लिया है साहब, आपने दूसरे विद्यार्थियों के साथ अपनी तुलना कर ली है, लेकिन मत भूलिए मेरे दोस्तों, आपके पेपर के अंदर इतनी गुंजाइश ही नहीं थी कि इससे ज़्यादा आप अंक प्राप्त कर पाएं। मैं ये नहीं कहता कि किसी विद्यार्थी के इससे ज़्यादा अंक नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे साहब, किसी के 110 भी आएंगे, किसी के 115 भी आएंगे, लेकिन आप जानते हैं हमारी बुद्धि एक सीमा तक ही कार्य करती है। कुछ ऐसे प्रश्नों को हम लोग हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थापित कर लेते हैं कि परीक्षा हॉल के अंदर तुरंत हमारे दिमाग के अंदर आते हैं और हम उन्हें क्लिक कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारी पहुंच के बाहर होते हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र बना ही कुछ इस प्रकार का था कि यदि कोई विद्यार्थी लालच में आ गया और धैर्य नहीं बना पाया और अपने आप को दबाव में महसूस कर लिया और ज़रूरत से ज़्यादा प्रश्नों को यदि उसने अटेंड कर लिया, तो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में वो जान पा रहा होगा कि यदि अगर वो नेगेटिव क्वेश्चनों को नहीं करता तो आज सिलेक्शन की दौड़ के अंदर अग्रिम पंक्ति में होता। लेकिन मैंने कहा हर कोई व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता, हर कोई अपने आप को परीक्षा के तनाव से दूर नहीं कर सकता। उस पेपर हॉल के अंदर बैठ के हर एक व्यक्ति के मन में यही इच्छा रहती है कि किसी भी प्रकार से मेरा चयन हो जाए, क्योंकि पता नहीं अगली भर्ती कब आएगी। ये सारी बातें विद्यार्थी के मस्तिष्क को हिला देती हैं और यहाँ जाने अनजाने में वो गलत प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेता है और जिसका खामियाजा उसे परिणाम के रूप में चुकाना पड़ता है। मेरे दोस्तों, आपने ये भी देख लिया होगा कि जब आपकी आंसर की आई तो बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ फिर भी आपने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में अधीनस्थ बोर्ड का हमेशा से एक नियम रहा है कि वो प्रश्नों के बदलाव के ऊपर बहुत कम ध्यान देता है बजाय डिलीट की। तो मैं जैसा जान पा रहा हूँ, जैसा समझ पा रहा हूँ, जैसे आपने ऑब्जेक्शन लगाए हैं उसके आधार के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि 4 से 5 प्रश्न तो आपके निश्चित रूप से डिलीट होंगे ही होंगे। 4 से 5 प्रश्न तो आपके डिलीट ही होंगे और 2 से 3 प्रश्न शायद बदल भी सकते हैं। अगर जिस विद्यार्थी के ये सही बैठ रहे हैं वर्तमान स्थिति में, यदि वो इसके चक्कर में फंस जाता है तो आप समझिए उसे कितना नुकसान हो जाएगा। यहाँ एक बात से और अवगत कराऊंगा मैं आपको। राजनीति विज्ञान में एक सिद्धांत है, अभिजन वर्ग का सिद्धांत। उस सिद्धांत में बताया गया है कि जब एक बॉल को, एक गेंद को जब पानी के अंदर हम डालते हैं तो उसका ऊपर का हिस्सा हमें अलग ही नज़र आता है, लेकिन यदि उस बॉल को हम लोग थोड़ा धक्का लगाएं और पानी के अंदर डालें तो ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाता है और नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाता है। इसे ही अभिजन वर्ग का सिद्धांत कहा जाता है। तो ऐसा ही आपके साथ भी आपके विषय में होने वाला है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो आज सिलेक्शन की दौड़ के अंदर बने हुए हैं, लेकिन फाइनल आंसर की जब आएगी तो हो सकता है उनमें से कई विद्यार्थी बाहर हो जाएं और जो बाहर बैठे हुए हैं वो अंदर हो जाएं। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल ऐसा संभव है, और ऐसा शायद जो किस्मत के मारे विद्यार्थी हैं उनके साथ हो भी सकता है। लेकिन फिर भी श्री श्याम से मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस विद्यार्थी ने दिन रात मेहनत करी है, अपने घर वालों से दूर रहा है,
सच्चे मन से तैयारी करी है और अपने आप को धैर्य पूर्वक इस परीक्षा के अंदर प्रदर्शन किया है, उसका अंतिम रूप से चयन होना चाहिए। इस संख्या को एक दूसरे बिंदु से भी मैं बता सकता हूं कि ये ही संख्या कट ऑफ की क्यों रहने वाली है। तो उसके लिए आप जान रहे हैं, इन दिनों बहुत जोर शोर से ये प्रयास किया जा रहा है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट यदि जल्दी जारी हो जाए आपके परिणाम से पहले, तो ये संख्या मैं ये तक कह सकता हूँ इससे नीचे भी जा सकती है। यहाँ मैं विनती करना चाहूँगा आप सभी भाई बहनों से, किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए प्रयास कीजिए। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, किसी भी माध्यम से अगर आप हमारे नेताओं को, हमारे जनप्रतिनिधियों तो ये बात पहुँचाते हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाए, तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है वो सामाजिक अध्ययन एसएसटी के विषय को ही होने वाला है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपकी सोशलॉजी हो, ये सारे के सारे विषय मेरे दोस्तों सामाजिक विज्ञान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और यदि इस भर्ती का परिणाम फर्स्ट ग्रेड का आ जाता है तो निश्चित से उसके ऊपर सीधा प्रभाव आपकी सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ के ऊपर पड़ने वाला है। सेकंड ग्रेड का परिणाम भी यदि आ जाता है तो उसका प्रभाव भी आपकी कट ऑफ के ऊपर पड़ने वाला है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, आप भूल रहे हैं इस बात को। आप जानते हैं कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेहनत करी है और उसका परिणाम ये होगा कि उनका चयन एक विषय से नहीं, दो विषय से होने वाला है। किसी विद्यार्थी का चयन सामाजिक विज्ञान के साथ हिंदी में भी होने वाला है, किसी का इंग्लिश में भी होने वाला है, किसी का संस्कृत में भी होने वाला है। यहाँ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, यदि किसी विद्यार्थी का हिंदी से चयन हो जाता है तो मैं पक्का दावे से कह सकता हूँ वो सामाजिक विज्ञान एसएसटी से चयन नहीं होगा, वो चुनाव करेगा हिंदी से ही। क्योंकि जब एक विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त होती है तो भविष्य की आशाएं भी वो रखने लग जाता है। और हम सभी जानते हैं, बुद्धिजीवी विद्यार्थी सभी जानते हैं कि भविष्य के अंदर जब नौकरी प्राप्त हो जाती है तो आगे प्रमोशन की प्रक्रिया भी चलती है। और प्रमोशन की प्रक्रिया के अंदर भाषा के विषयों के विद्यार्थियों का प्रमोशन सामाजिक विज्ञान के बजाय जल्दी होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण रहेगा आपकी कट ऑफ को नीचे लाने का। इस प्रकार से ये पूरा एनालिसिस मैंने किया है मेरे दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरा संपर्क भी हो पाया है। मैंने इतने दिनों बाद में ये वीडियो इसीलिए डाला है कि मुझे वास्तविक रूप से जानकारी प्राप्त हो सके कि छात्रों के, विद्यार्थियों के अंक कहाँ आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे मैंने पहले जितने भी वीडियो डाले हैं उसके अंदर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों के वास्तविक अंक प्राप्त हुए हैं, जानकारी मिली है। बहुत से साथी जब मुझसे फ़ोन पर संपर्क करते हैं, मैसेज के द्वारा संपर्क करते हैं, तो सभी जानते हैं इस बात को कि मैं उनसे वास्तविक आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए ही बोलता हूं। और जो यूट्यूब या अपने यार दोस्तों को वो अंक बताते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क अंकों का जब वो मुझे बताते हैं तो मैं पाता हूं। इसलिए हर एक विद्यार्थी 5-10 अंक ऊपर ही बता के चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ वही रहने वाली है। 1365 बहुत बड़ा अंक है। 92.5 पर आते आते आराम से रुकने वाला है ये। तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है आपको। निश्चित रूप से यदि ये अंक आपके बन पा रहे हैं प्रश्नों की संख्या के रूप में, तो कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा आपके भविष्य के लिए मुझे तो नज़र नहीं आता। बस यहाँ इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने दस्तावेजों को पूर्ण रूप से तैयार रखें। दस्तावेजों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और श्री श्याम की कृपा रही तो हम दस्तावेजों के लिए अलग से चर्चा करेंगे। इसके साथ मैं टीएसपी के भाई बहनों को भी बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर टीएसपी का आप नहीं बताते। तो टीएसपी के भाइयों को बताना चाहूँगा, इसमें 3 ही कैटेगरी हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के कि सामाजिक ज्ञान की कट ऑफ टीएसपी के अंदर ओबीसी की भी लोग बता देते हैं, जबकि ओबीसी की कोई पोस्ट ही नहीं है वहाँ पर। तो जनरल की जो पोस्टें हैं वो 337 पोस्टें हैं, एससी की 28 पोस्टें ही हैं और एसटी की 293 पोस्टें हैं। तो यदि टीएसपी के विद्यार्थी 84 अंक प्राप्त कर पा रहे हैं प्रश्नों की संख्या के रूप में, किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनका चयन हो गया है। एससी के विद्यार्थियों के लिए सीटें कम हैं, इसलिए यहाँ पर मैं 77 अंक
प्रश्नों के रूप में उन्हें बता रहा हूँ। अगर 77 प्रश्न उनके काट पीट के सही हो रहे हैं तो निश्चित हो जाइए आपका सिलेक्शन हो गया है। एसटी के मेरे भाई बहनों से कहना चाहूँगा, यदि बेहतर क्या, इनफैक्ट 70% भी अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपके घर में खुशियाँ आ चुकी हैं। उनका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि कब वो मिठाइयाँ बांटे। तो आज का वीडियो मेरे दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है वो मैंने आपके सामने पेश की है, प्रदर्शित की है। उम्मीद है आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे। फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है, आपका एक हौसला बढ़ा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने यार दोस्तों तक पहुंचाइएगा। और जिस भाई बहन को निराशा हाथ लगी है, किसी न किसी कारण से वो पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का दबाव या चिंता आपको नहीं रखनी है। जीवन में शायद आपके लिए इससे भी कुछ अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, आप धैर्य ना खोएं, अपना आत्मविश्वास ना डिगाएं। बहुत बार किस्मत हमें उस रास्ते के ऊपर ले जाना चाहती है जो कुछ अच्छे के लिए हमारे बना हुआ है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती जल्दी ही आपकी आने वाली है। चुनावी वर्ष है, निश्चित रूप से सरकार के ऊपर दबाव रहेगा, ज़्यादा भी नहीं तो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा तो इसी चुनावी वर्ष के अंदर पूरी होगी। तो आप जी जान से उसके अंदर लग जाइए। हमेशा शुरुआत शून्य से ही होती है और सर्वोच्च शिखर के ऊपर पहुंचती है। किसी को सफलता मिल जाती है, कोई असफल हो जाता है। असफल होना विद्यार्थी के जीवन का एक पाठ है जो उसे कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों, आपके लिए कुछ अच्छा ही है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को जगाइए, फिर आगे बढ़िए, लगातार मेहनत करते रहिए जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। श्री श्याम ने चाहा, खाटू बाबा ने चाहा तो जीवन में आपके लिए बहुत सुंदर तोहफा उसने आपके लिए बनाए रखा होगा। इसी आशाओं और उम्मीदों के साथ विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की जय। धन्यवाद मेरे दोस्तों।